का हिप इम्प्लांट, नी इम्प्लांट्स, वैसे ही डेंटल इम्प्लांट एक रूट फॉर्म टाइप होता है। उसके बाद हम जैसे ही वो आपकी बॉडी का पार्ट बन जाएगा, फिर उसके ऊपर हम 3 महीने स्पेशली नीचे के जॉ के लिए और ऊपर के जॉ के लिए कम से कम 4 से 5 महीने बाद हम इसमें कैप लगा सकते हैं। जो दांत का पेन होता है बहुत शार्प और शूटिंग होता है और पेशेंट बता देता है मुझे दांत में दर्द हो रहा है, और जो हड्डी का दर्द है वो बहुत डल होता है और पेशेंट को लगता है उसके पूरे जॉ में दर्द है। तो बेटर है कि अगर हम 6 मंथ्स एक चेकअप ले लें तो पेन से भी बच जाएंगे और दूसरा बहुत सारी चीज़ों से एंटीबायोटिक वगैरह लेने से भी बच जाएंगे। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन और है मेरा कि ये जो माउथ कैंसर है इसे आप कैसे पकड़ सकते हैं स्टार्टिंग में, और क्या क्या साइंस और सिम्टम्स दिखने लगते हैं? जी, आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि आजकल मैंने देखा है कि कैंसर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पहले से। नमस्कार, स्वागत है आपका HBN न्यूज़ में, जहां हम विशेषज्ञों के साथ दिलचस्प विषय पे चर्चा करते हैं। मेरा नाम है दिव्यांशु और तो आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं डॉक्टर संजीव और डॉक्टर आकृति। तो कैसे हैं आप दोनों? बढ़िया सर। से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सेम। सो आज के हमारे शो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपनी स्माइल को कैसे और हेल्दी और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस विषय पे चर्चा करने के लिए आप दोनों सबसे बेहतरीन हैं। और शुरुआत करते हैं आप लोगों के एक्सपीरियंस के साथ में कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई इस फील्ड की तरफ, और कैसे आपका इंटरेस्ट आया। क्या बचपन से आपका सपना था कि आप एक डेंटिस्ट बने, और फिर कैसे ये मोड़ आया लाइफ में? मेरे को बचपन से डेंटिस्ट बनने का बड़ा शौक था। हम्म, मेरी जो जर्नी की स्टार्ट शुरुआती मेडिकल कॉलेज से हुई थी, मेरठ में। वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था। हम्म, उसके बाद मैंने अपना मास्टर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से किया, ऑर्थोडोंटिक ब्रांच में। इसमें कई ब्रांचेस होती है डेंटिस्ट्री में। इसमें एक ब्रांच ऑर्थो जो दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, आपका जो आगे पीछे होता है, उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंदिरापुरम में, सर्वन क्लिनिक में। ये मेरी वाइफ डॉक्टर आकृति है। मैं पेरियोडोंटिस्ट हूँ। मैं वैसे तो MBBS के लिए प्रिपेयर कर रही थी, पर जो कि जिस रैंक पे मुझे जो मिला तो फिर मैंने BDS ऑप्ट किया। एंड आई रियली डोंट रिग्रेट दैट डिसीजन, बिकॉज मुझे बहुत पैशनेट लगती है ये ब्रांच। मैं बहुत पैशनेट हूँ इसके लिए, मतलब। और इसमें मुझे काफ़ी कुछ मतलब लगता है कि हम इसमें खाली BDS करके भी हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज हमारा ये होता है। तो मैंने अपना BDS ख़त्म करने के बाद ही रेगुलरली अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया था। साथ-साथ मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी। तो मतलब आप लोगों को कितना एक्सपीरियंस हो गया इस लाइन में, कितने साल से? मैं 2006 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी हाँ। 2025 चल रहा है। हाँ, मैं 2013 से लगातार प्रैक्टिस कर रही हूँ और अभी 2025 चल रहा है, तो 11-12 साल तो हो चुके हैं। ओके, नाइस। मैं अब लास्ट में आऊँगा इस पे कि आप लोग मिले कैसे? अरेंज ओके, मैरिज। ओके, ओके, दैट्स फाइन। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप लोगों के पास जो रेगुलर केसेस बहुत टाइम से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आ रहे हैं, तो उसमें सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या आती है लोगों के? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादातर लोग जो आते हैं हमारे पास, वो पेन की कंप्लेन लेके आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेगुलर चेकअप कराते रहेंगे तो आपको पेन के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी पेन ना लास्ट स्टेज में आता है डेंटल में। अब पेन आने के 2 कारण होते हैं, या तो वो पेन आपकी हड्डी से जुड़ा हुआ है, या आपके दांत से जुड़ा हुआ पेन है। जो दांत का पेन होता है वो बहुत शार्प और शूटिंग होता है और पेशेंट बता देता है मुझे इस दांत में दर्द हो रहा है। और जो हड्डी का दर्द है वो बहुत डल होता है और पेशेंट को लगता है उसके पूरे जॉ में दर्द है। मुझे लगता है कि पेशेंट अगर हर 6-6 महीने में चेकअप कराता रहेगा अपना, तो उसको इस पेन वाली जो फेज है उससे बचा रहेगा वो। और जो उसका जो बड़ा खर्चा फ्यूचर में आने वाला है दर्द की वजह से, वो बच जाएगा। क्योंकि दांत में हीलिंग पावर नहीं है, दांत कभी भी हील नहीं कर सकता। जैसे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, जब उनको दर्द होता है तो वो पेन किलर लेते हैं मेडिकल स्टोर से, खा लेते हैं उसको। पेन किलर से आपका दर्द चला जाएगा, आपका दांत हील नहीं कर सकता, क्योंकि दांत के अंदर हीलिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है। लोग एंटीबायोटिक खा लेते हैं। एंटीबायोटिक आपको टेम्परेरी एक रिलीफ दे देगी, पर आपको ट्रीटमेंट कराने डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। दूसरा, इससे ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बहुत फैल रही है। लोग जो अपनी सेल्फ मेडिकेशन कर देते हैं ना, तो कल को अगर कोई बड़ी बीमारी उनको कोई घेर लेती है तो वो एंटीबायोटिक्स दोबारा फिर काम ही नहीं आ पाती, जिसी वजह से सुपरबग और ऐसी समस्याएं हमारे यहाँ भी रिसेंटली इवॉल्व हुई हैं। तो बेटर है कि अगर हम 6 मंथ्स एक चेकअप ले लें तो पेन से भी बच जाएंगे और दूसरा बहुत सारी चीज़ों से एंटीबायोटिक वगैरह लेने से भी बच जाएंगे। ओके, तो ये फ्लोराइड से मेरा सवाल है कि मतलब ये फ्लोराइड करता क्या आपके दांतों के ये साथ? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। फ्लोराइड क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया, दांत हमारे क्रिस्टल की तरह होते हैं, और जो क्रिस्टल होता है वो होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल। हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल में जो हाइड्रोक्सी पार्ट है, जो पानी वाला पार्ट है, वो वीक पार्ट है। फ्लोराइड क्या करता है, उस वीक पार्ट को रिमूव करके फ्लोरो एपेटाइट क्रिस्टल बना लेता है। फ्लोरो एपेटाइट क्रिस्टल एक तो बहुत हार्ड हो जाता है, तो बैक्टीरिया से डैमेज नहीं कर पाते।
दूसरा उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। हुँ, तो बैक्टीरिया जो दाँत को डैमेज करना चाहते थे, अब उनके पास एक लेयर आ जाती है एनामल के पास, जो दाँत का जो क्रिस्टल्स एनामल बोलते हैं हम लोग, हुँ, तो उसको डैमेज नहीं कर पाते, तो इससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसलिए अब इंडिया में तो इतना पॉपुलर नहीं है, इंडिया से बाहर स्कूल वाटर फ्लोरिडेशन प्रोग्राम चलते हैं, हुँ, जहाँ पे स्कूल का जो पानी होता है उसमें फ्लोराइड की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, ताकि बच्चों को ज़्यादा फ्लोराइड मिल सके। हुँ, और एक तरीका और होता है कि जैसे अगर आपको बच्चे को लग रहा है कि कैविटीज़ ज़्यादा बन रही हैं, तो आप डेंटिस्ट के पास जाके फ्लोराइड एप्लीकेशन करा सकते हैं दाँतों के ऊपर। डेंटिस्ट क्या करेगा, फ्लोराइड की ज़्यादा मात्रा दाँतों पे एक लेयर ऐड कर देगा, हुँ, ताकि दाँत के ऊपर एक प्रिवेंटिव लेयर बन जाए, ताकि जो बैक्टीरिया है ना, उसे डैमेज ना कर पाए। दूसरा फ़ायदा क्या है फ्लोराइड का कि जैसे कि बच्चे मीठा बहुत खाते हैं, हुँ, तो मीठा खाने से क्या होता है, जो मुँह की पीएच है ना, वो एसिडिक हो जाती है। एसिडिक पीएच में क्या होता है, जैसे जो एनामल है हमारा, जो मिनरल से बना हुआ है, हुँ, वो एसिडिक माहौल में क्या करता है, गलने लगता है। मतलब आप ऐसा समझिए कि आप किसी एसिड में हुँ, कोई स्टोन डाल देंगे, हुँ, तो वो गल जाएगा। तो सेम माउथ के साथ होता है। आपका सलाइवा बहुत ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि आपने एसिड कंज़म्पशन बहुत हाई कर रखा है। जैसे हुँ, कि आजकल तो कार्बोनेटेड ड्रिंक बहुत चलती है। हुँ, कार्बोनेटेड क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स। CO2 हुँ। प्लस H2, जैसे कार्बोनिक एसिड। हुँ, तो जब आप एसिड ले रहे हो, तो दाँतों के जो इनेमल है वो गलना शुरू हो जाएगा। तो आपके दाँत बहुत जल्दी डैमेज हो जाएँगे। बहुत से लोग हुँ। बोलते हैं ना कि सर, मैं तो 2 टाइम ब्रश करता हूँ, तभी मेरे दाँत में कैविटी लग जाती है। हुँ, इसका कारण ये है कि आप 2 टाइम ब्रश ज़रूर कर रहे हैं, बट आपकी जो डाइट है वो एसिडिक बहुत ज़्यादा है। हुँ, तो उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये भी देखा गया कि जो कैंसर है ना, हुँ, वो एसिडिक माहौल में ज़्यादा ग्रो करता है। तो ट्राई करिए कि आप एसिडिक फूड कम से कम लें। हुँ, अगर आप कोई ड्रिंक ले रहे हैं, हुँ, तो स्ट्रॉ का यूज़ करिए, ओके, ताकि वो डायरेक्ट आपके सीधे कॉन्टैक्ट में ना आए। ओके। दूसरा एक और चीज़ कि जब भी हम खाना खाएँ तो इमीडिएटली आप रिंस कर लें, या हुँ, फिर कोई भी एसिडिक चीज़ ले रहे हैं तो इमीडिएटली रिंस कर लें, बट इमीडिएटली ब्रश नहीं करना। ब्रश करना है आपको 30 टू 60 मिनट्स बाद। क्यों? क्या आपकी जो सलाइवा है उसके अंदर भी थोड़े से एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस होते हैं, हुँ, वो उसको थोड़ा-सा न्यूट्रलाइज़ कर देगा। वो बफर ज़ोन की तरह काम करेंगे, उसे बफरिंग करने की कोशिश करेंगे। हुँ, अगर आप इमीडिएटली एसिडिक फूड खाने के बाद ब्रश कर लोगे तो आपका एनामल और ज़्यादा जल्दी झड़ जाएगा। बहुत से हुँ, बट लोगों को एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बहुत रहती है। हुँ, उनका हुँ, पेट का एसिड बार-बार उनके मुँह में आता है, हुँ, डकार की तरह। हुँ, तो उसकी वजह से भी उनके दाँत गलने लगते हैं। सामने से उनको नॉर्मल दिखते हैं, पर जब हम पीछे देखते हैं ना जीभ की तरफ से, तो पूरा दाँत गला हुआ दिखता है हमें। तो इसके लिए आप एक डेंटिस्ट को दिखाइए, वो आपको प्रिवेंटिव मेजर देगा, है ना? हुँ, और जो आपका फूड है उसको थोड़ा चेंज करिए, ताकि आप एसिडिक फूड कम से कम लें, ताकि एसिड का जो प्रोडक्शन है थोड़ा कम रहे मुँह में, हुँ। ताकि आपकी दाँत की लाइफ बढ़ी रहे। ओके। तो इसी के साथ एक सवाल और था कि मतलब ब्रशिंग का आपने बता दिया हमें, तो इसी के साथ एक माउथ वॉश आते हैं। जी। तो माउथ वॉश कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और वो किस हद तक सेफ जी, है? जी। इसमें क्या होता है, जैसे आप कभी कोई माउथ वॉश परचेज़ करते हैं, हुँ, तो सबसे पहले चेक करिए कि उसका बेस कौन-सा है। हर माउथ वॉश के पीछे उसका कंपोज़िशन लिखा होता है। अगर उसका बेस अल्कोहल है, तो उसे अवॉइड करिए। अल्कोहल क्या करता है, थिन योर जिंजाइवा, आपके जो गम्स होते हैं, उनकी थिनिंग करता है अल्कोहल, तो वो एडवाइजेबल नहीं होता। माउथ वॉश वही लीजिए जिसका बेस हो, वाटर बेस हो। हुँ, वाटर बेस वाले माउथ वॉश होते हैं, उनको आप नीटली उनको आप प्योर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अल्कोहल बेस वालों को पानी डाइल्यूट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, बर्न करता है। दूसरा, माउथ वॉश लॉन्ग टर्म में यूज़ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप उसे कुछ टाइम यूज़ कर सकते हैं, कुछ टाइम ब्रेक दे सकते हैं। और बेटर रहता है क्लोराजेनिन वाले माउथ वॉश यूज़ करें, हुँ, है ना? क्लोराजेनिन कंपाउंड का नाम है, वो कई कंपनी में आता है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। माउथ वॉश करने का तरीका होता है, जैसे आप आपने ब्रश किया है, आप इमीडिएटली माउथ वॉश कर लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं उसका। आप ब्रश कर लीजिए, ब्रेकफ़ास्ट कर लीजिए अपना, आफ्टर दैट आप माउथ वॉश करिए। 10 ml लेना होता है, 1 मिनट तक मुँह में रखना होता है, फिर आधे घंटे तक कुछ भी खाना-पीना नहीं होता। ब्रश और माउथ वॉश में थोड़ा गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ब्रश किया, माउथ वॉश किया, आपने बोला मेरा काम खत्म, अब मुझे कुछ नहीं होगा। हुँ, रात को हुँ, आप डिनर करते हो अपना, हुँ, डिनर जो माउथ वॉश होता है उनकी सस्टेनेबिलिटी होती है 12 घंटे की। जैसे आपने एक बार माउथ वॉश यूज़ कर लिया, हुँ। तो वो 12 घंटे तक आपके मुँह में सस्टेन करेगा। तो आपको अगली बार जो माउथ वॉश यूज़ करना है, 12 घंटे बाद ही करना है। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन और है मेरा कि ये जो माउथ कैंसर है, इसे आप कैसे पकड़ सकते हैं स्टार्टिंग में और क्या-क्या साइन्स और सिम्पटम्स दिखने लगते हैं? जी, जी। आजकल की बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि आजकल मैंने देखा है कि कैंसर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पहले से। हुँ, इसके बहुत सारे कारण हैं। आजकल लोगों में तम्बाकू कंज़म्पशन बहुत हाई है, हुँ, अल्कोहल का कंज़म्पशन बहुत हाई हुँ, है। अल्कोहल क्या है कि एसिड है, और एसिड में कैंसर, मैंने आपको पहले बताया, एसिडिक माहौल में कैंसर ग्रो करते हैं। लोग अपनी हाइजीन पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। हाइजीन बहुत पुअर रखते हैं। दाँत टूट जाता है कई बार, शार्प हो गया है, आप इग्नोर कर रहे हैं।
बार-बार आपकी जीभ कट रही है उससे, आपका गाल कट रहा है खाना खाते वक़्त, आपको मुँह में छाले पड़ रहा है, आप इग्नोर कर रहे हैं। तम्बाकू कंज्यूम आपका जारी है, एल्कोहल कंज्यूम जारी है आपका। बॉडी की एक लिमिट है, उसको वियर एंड टियर करने की, एक बार बॉडी गिव अप कर देती है। बहुत सारे वायरस होते हैं जो कैंसर करते हैं। कैंसर को अगर आप जितनी जल्दी स्टेज में रोक लेंगे, उतना आपकी सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएँगे, आपका खर्चा कम से कम आएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था मेरा मैम आपसे कि स्केलिंग जो कर रहे हैं हम, तो वो स्केलिंग कैसे अच्छी है, कितनी करनी चाहिए और क्या उसके कोई नेगेटिव स्केलिंग साइड? जो है बेसिकली प्रोफेशनल क्लीनिंग को हम स्केलिंग बोलते हैं, जहाँ हम वाइब्रेशंस की मदद से जो भी खाना बीच में फंसा होता है या वो मिनरलाइज भी हो जाता है, कैलकुलस बना लेता है, उसको हम तोड़ तोड़ के निकाल देते हैं। अच्छा, उस दौरान हल्की फुल्की आपको सेंसिटिविटी भी होती है और थोड़ा सा आपको मतलब ब्लीडिंग भी होती है, तो पेशेंट डर जाते हैं, वो सोचते हैं इससे और कमज़ोर हो रहे हैं, मेरे अच्छा खासा पार्ट आप मेरे टूथ का ब्रेड करके निकाल रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। हम तो उल्टा जो गंदगी है उसको रिमूव करते हैं। तो आइडियली सबको एटलीस्ट साल में एक बार तो कम से कम प्रोफेशनल क्लीनिंग कराना ही चाहिए, बिकॉज़ कई जगह हमारा ब्रश नहीं पहुँच पाता और हमें पता भी नहीं चलता। तो ऐसे में आप एटलीस्ट 6 महीने में चेकअप, और अगर साल में एक बार भी स्केलिंग करा रहे हैं तो आपके दाँतों को कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, सो अभी आपने दाँत निकालने की बात करी, उससे मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि आजकल नई-नई टेक्निक्स आ गई है जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट वगैरह, जिससे आपको दाँत निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती कैविटी के बाद भी, वो कैप वगैरह लगाते जी। हैं। सो ये क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, मतलब ये दाँत देखिए निकालने से क्यों बेनिफिशियल दाँत, है? जैसे आपने कहा दाँत निकलवाने वाली जो बात है, क्या होता है कि जैसे आपके दाँत में कोई समस्या आ रही है, हुँ, दाँत में ना लेयर होती है, पहली लेयर इनेमल, फिर डेंटिन, फिर पल्प। अगर आपकी समस्या खाली इनेमल और डेंटिन तक सीमित है, तो उसमें डेंटिस्ट क्या करते हैं, उतना हिस्सा जो सड़ गया है उसे निकाल देते हैं और उसको फिलिंग से बना देते हैं। फिलिंग मटेरियल काफ़ी सारे आते हैं, हुँ, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, मसाला भरना बोलते हैं उसको। हुँ, हुँ, अगर आपकी वो प्रॉब्लम पल्प तो चली गई है, हुँ, तो हुँ, पल्प जो टिश्यू होता है ना, वो पेन को कैरी करता है, तो पेशेंट को पेन बहुत तेज आता है। तो उस केस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं उसको। उसमें जो टिश्यू है, पल्पल टिश्यू से रिमूव कर देते हैं पूरा, और जो रूट की कैनाल है उनको फिलअप कर देते हैं। चूँकि अब इसमें जब कैनाल को क्लीन कर देते हैं ना, तो कैनाल दाँत डेड हो जाता है हमारा, उसको कुछ फ़ील नहीं होता और वो बहुत ब्रिटल हो जाता है, क्योंकि वो एक उस तने की तरह होता है जो पेड़ से टूट गया है, अब उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रही, तो उसके ऊपर हम कैपिंग कर देते हैं ताकि उसे वो स्ट्रेंथ मिल जाए और उससे आप खाना खा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो क्राउन का स्ट्रक्चर है, दाँत के 2 स्ट्रक्चर होते हैं, क्राउन होता है, एक रूट होती है। रूट बोन के अंदर होती है, क्राउन उसके बाहर होता है। कई बार क्राउन का स्ट्रक्चर बहुत वीक होता है और कैप का लोड नहीं ले सकता, उस केस में हम दाँत को निकाल के इमीडिएटली इम्प्लांट प्लेस कर देते हैं। इम्प्लांट एक तरीके से रूट का काम करता है। ये टाइटेनियम का बेसिकली अलॉय से बना होता है इम्प्लांट, और हम उसको बोन में ही सबमर्ज कर देते हैं। दाँत जिस दिन निकालेंगे या फिर निकालने के 3 महीने बाद, जब वहाँ बोन बनने के बाद, तो हम लगा देते हैं वहाँ पे। जैसे आपने सुना होगा हिप इम्प्लांट, नी हुँ, इम्प्लांट्स, हुँ, वैसे ही डेंटल इम्प्लांट एक रूट फॉर्म टाइप होता है। उसके बाद हम जैसे ही वो आपकी बॉडी का पार्ट बन जाएगा, फिर उसके ऊपर हम 3 महीने स्पेशली नीचे के जॉ के लिए और ऊपर के जॉ के लिए कम से कम 4 से 5 महीने बाद हम इसमें कैप लगा सकते हैं। तो ये मतलब दाँत निकालने के बाद भी ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जिससे हम दाँत पेशेंट को को हेल्प कर सकते हैं च्यू करने में। रिहैब कर सकते हैं हम दाँत को हुँ। इमीडिएटली। ओके, सो मतलब अब दाँत निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, अब उसपे कई चीज़ें होती हैं, जैसे इम्प्लांट बताया आपने और ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट से हम उसे बचा सकते हैं आपके ओरिजिनल दाँत को भी। तो एक क्वेश्चन और था मेरा आपसे कि ये जो ब्रेसेस होते हैं या फिर दाँतों में पिन लगवाना, दाँतों की अलाइनमेंट को ठीक करना, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये सही है या फिर ये कब कराना चाहिए? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पूछा, कब कराना चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है कि आपके दाँत टेढ़े-मेढ़े हैं, हुँ, अब ये समस्या या तो आपके दाँतों से जुड़ी हुई है या आपकी हड्डी से जुड़ी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के दाँत बाहर हैं, तो हो सकता है उसके दाँत बाहर ना हो, उसकी जो ऊपर की हड्डी है ना, वो पूरी की पूरी बाहर हो, या ऊपर की हड्डी बिल्कुल ठीक है, उसके नीचे की हड्डी थोड़ी कम ग्रो करी है, जिसकी वजह से उसके दाँत ऊपर वाले बाहर लगते हैं। तो जो ये डिसीज़न है कि जो प्रॉब्लम कहाँ पर है, आपकी हड्डी में है या दाँतों में है, ये डेंटिस्ट ही हुँ, ले सकता है। इसके लिए एक स्पेशल ब्रांच होती है डेंटिस्ट में, उसे बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। तो ऑर्थोडोंटिस्ट क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर है। अब मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम टीथ में है, तो हम इस प्रॉब्लम को कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, कोई इश्यू नहीं हमें, क्योंकि प्रॉब्लम टीथ में थी। अगर प्रॉब्लम हड्डी के अंदर है, तो हमें जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक उम्र के बाद हड्डी अपना बदलाव करना बंद कर देती है। जैसे किसी की 13 साल के बाद हड्डी मैच्योर हो जाती है, फिर वो बदलती नहीं है। अगर बच्चा जल्दी आपके पास आ गया, तो आप उसकी हड्डी को ग्रो करा सकते हो, हड्डी की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हो,
किसी का लोअर जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, आप उसे रोक सकते हो। किसी का अपर जो ग्रो ही नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से नीचे का दाँत बाहर आ गया पूरा, तो आप ऊपर की हड्डी को बाहर निकाल सकते हो नॉन सर्जिकल मेथड से, क्योंकि अभी आपकी बोन में ग्रोइंग पावर है, तो आप उसको नॉन सर्जिकली अर्ली एज में उसे डायग्नोज करके सॉल्व कर सकते हो। बाद में इसी प्रॉब्लम के लिए फिर आपको सर्जिकल जाना पड़ता है। जैसे बहुत से लोगों के जॉ बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाते हैं, मतलब अजीब सा लुक आता है चेहरे पे, तो उस केस में अगर वो ग्रोइंग एज में है, तो आप बिना किसी सर्जरी की बहुत सारे ऑर्थोपेडिक अप्लायंस आते हैं, उनकी हेल्प से मॉडिफाई कर सकते हो। और अगर ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, फिर आपको सर्जिकल गुजरना पड़ेगा। तो बेटर है आप डेंटिस्ट के पास जाइए, इस समस्या के लिए स्पेशली ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाइए। वो आपको अच्छे से गाइड करेगा कि अभी इलाज कराना बेटर है या बाद में इलाज कराना बेटर है। दांतों की समस्या आप कभी भी सॉल्व कर सकते हैं, बट जो हड्डी का मैटर है उसके लिए आपको जल्दी ग्रोइंग जो ग्रोथ स्पर्ट है हमारा, उसके खत्म होने से पहले हमारी बॉडी में क्या है ना, ग्रोथ हमेशा नहीं होती। हाँ, तो कुछ एज होती है, जैसे कि मेल्स में 13 साल से पहले पहले, फीमेल्स में 11 या 12 साल से पहले पहले ग्रोथ स्पर्ट आता है। उस टाइम उसका उनकी ग्रोथ होना बंद हो जाती है, फिर बच्चे लंबे होना बंद हो जाते हैं, बाकी ग्रोथ होना सेकेंडरी फीचर जो है ना बॉडी के वो आना शुरू हो जाते हैं। और जो ब्रेसेस हैं, ब्रेसेस कई तरीके के होते हैं, मेटल के हैं, सिरेमिक के हैं, सेल्फ एगिटिंग है, आजकल तो लिंगुअल ब्रेसेस भी आ गए हैं जो दांत के पीछे से लग जाते हैं ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना आए। अलाइनर्स भी आ गए, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। सही चीज़ क्या है, इसका फैसला आप डेंटिस्ट को छोड़ दीजिए, वो आपको अच्छे से गाइड कर देगा। तो मतलब ये दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना, क्या ये कोई आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर हाँ, सकता ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि आप दांत को क्लीन नहीं कर पाते। है? आपके दांत टेढ़े मेढ़े आप बिल्कुल क्लीन नहीं कर पाओगे, हमेशा आपको कुछ एरिया में से छूटा रहेगा। दूसरा, आपके जो अपर और लोअर जो का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब रहेगा, जिससे आपकी जॉइंट में प्रॉब्लम आएगी लॉन्ग टर्म में। तो अगर आपके इसमें दांत टकराने लगते हैं, कई बार ट्रॉमेटिक ऑक्लूजन जब हम बोलते हैं। खाना खाते हैं, हम खाने को दांत को ऐसा तो है नहीं, ऐसे मूव करते हैं, हम रोटेट में मूव करते हैं, एक स्विंग साइकिल चलती है। अब कोई दांत टेढ़ा है वो पहले टकराएगा, तो वो ज़्यादा टकराएगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा दांत। कोई दांत बाहर ज़्यादा निकला हुआ है, आप गिरेंगे एकदम टूट जाएगा, क्योंकि सारे लोड उस पे आएगा। आप बाइट करना चाहते हो, आपकी बाइट ही नहीं मिल रही, आपके जो दांत है वो गैप उनमें, आप बाइट नहीं कर पा रहे उनसे प्रॉपरली, या डीप बाइट है, ज़्यादा बाइट मिली हुई है, तो जितनी देर आप मुंह बंद करो उतनी देर आपके दांत घिस रहे हैं आपस में, सेंसिटिव जाएगी लॉन्ग टर्म में। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप रोक सकते हो। भविष्य में जो आपको समस्या आने वाली है उनको बहुत अर्ली ही रोक दोगे। एस्थेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर फंक्शनली आपको ब्रेसेस की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आपकी बाइट कैसी है, डीप है, ओपन है, आपका अपर और लोअर जो का रिलेशन कैसा है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड प्लेस है, ये सारी समस्याएं बाद में बहुत बड़ा रूप धारण कर सकती है। कई बार हम स्नोरिंग या फिर माउथ ब्रीदिंग ऐसी ऐसी समस्याओं को भी ब्रेसेस से ठीक कर सकते हैं, या फिर हाँ, अप्लायंसेस से ठीक कर अगर सकते आपके मुंह बंद ही नहीं हो रहा तो आप माउथ ब्रीथ करोगे, नेचर ब्रीथ नहीं करोगे, क्योंकि आपका मुंह बंद ही नहीं हो पा रहा। बंद क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आपके जॉ का रिलेशन डिस्टर्ब है, आपका मुंह, आपके दांत इतने ज़्यादा बाहर है कि आपको मुंह बंद ही नहीं होता। हैं। तो ऐसे में टॉन्सिल्स वगैरह हाँ, भी बहुत पकेंगे। हवा में जितने बैक्टीरिया हैं वो आपके मुंह से सीधे आपके गले में जा रहे हैं, वो आपको हमेशा इन्फेक्शन करेंगे। हमेशा आपको ड्राई माउथ रहेगा, ड्राई माउथ रहेगा तो दांत ड्राई रहने के लिए बने नहीं है। दांत और आंखें ऐसे ऑर्गन है हमारे जिनको थोड़ा मॉइस्ट माहौल चाहिए होता है। दांत ड्राई रहेंगे, वो कमजोर पड़ जाएंगे कुछ टाइम बाद। अब पेशेंट की गलती थोड़ी, वो तो अपना मुंह बंद ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी एनाटमी ऐसी है। तो वो तो आप ब्रेसिस से ठीक कर सकते हैं या ऑर्थोपेडिक अप्लायंस से ठीक कर सकते हैं। ओके, सो ये आपने एक बहुत सही चीज़ बताई कि दांतों के अलाइनमेंट को लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे आपने बताया स्नोरिंग भी आप रोक सकते हो उससे, और आपको टॉन्सिल भी हो सकता है, क्योंकि माउथ ही है जो सोर्स है जहाँ से आपकी पूरी बॉडी के अंदर सब कुछ आ रहा है। तो और यहाँ पे कोई बाल या कुछ नहीं है आपके बैक्टीरिया को रोकने के लिए, डायरेक्टली अंदर जा रहा है। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके लिए हमें एक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि हम अपने दांतों को अलाइन कर सकें, सिर्फ एस्थेटिक के लिए नहीं, बाकी आपकी हेल्थ के लिए भी और आपकी दांतों की हेल्थ के लिए भी। इसके अलावा एक क्वेश्चन मेरे पास था कि कौन से ऐसे अर्ली साइंस है जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको एक डेंटिस्ट की ज़रूरत है? जी, बिल्कुल सही पूछा आपने। अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आप जब ब्रश करते हैं उसमें ब्लड आता है, मतलब कहीं से ब्लीडिंग हो रही है मुंह में, तो आपको डेंटिस्ट दिखाना चाहिए। आप ऐसा पा रहे हैं कि जब खाना खाते हैं तो आपका खाना फंस जाता है बार बार किसी पॉइंट पे आके, कुछ भी आप रेशेदार चीज़ लेते हो वो रेशा बना के फंस जाता है, जिसको आप निकालने में बहुत दिक्कत आ रही है आपको, मतलब वहाँ कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि वहाँ या पे फिर कैविटी। कोई सेंसिटिविटी, किसी ठंडे या गर्म से कोई सेंसिटिविटी आ रही है, या मीठे से भी सेंसिटिविटी आ रही है, तो भी आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। इवन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप दांत कटकटा रहे हैं सोते वक्त, तो आपको डेंटिस्ट दिखाना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आप रात को दांत को कटकटाएंगे बार बार, तो वो उसमें लेवल घिस जाएगा सारा, कुछ टाइम बाद उनमें सेंसिटिव इशू आ जाएंगे। फिर सारे ही दांतों में नहीं तो रूट कैनाल अगर आपको लगता है मुंह खोलते हैं बंद करते हैं आपको साउंड आ रहा है, तो आप डेंटिस्ट दिखाइए। कहीं कहीं ना कहीं कोई इमेच्योरिटी आ रही है जिसकी वजह से आपके जॉइंट पे लोड पड़ रहा है, इसलिए आपको जॉइंट साउंड कर रहा है।
ओके, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरा, एक मिथ से जुड़ा हुआ, मतलब दांतों के खटखटाने से लोग कहते हैं कि ये पेट के कीड़े की वजह से, क्या ये सच है या फिर इसके पीछे कोई और लॉजिक है? इसमें मतलब देखो, जो दाँत खटखटाना है, हुँ, इसके मतलब ऐसा कोई फिक्स रीज़न नहीं पता इसका। हुँ, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चे अगर छोटे बच्चा है, उसका पेट खराब है, तो वो दाँत खटखटा सकता है। बेसिकली बॉडीली स्ट्रेस या स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस किसी भी तरह का तो इंसान दांत खटखटाता है। कई बार छोटे छोटे बच्चे एग्जाम से पहले दांत खटखटा रहे होते हैं, हुँ, तो ये दांत खटखटाना बहुत सारे रीजन से हो सकता है। स्ट्रेस एक मेजर रीज़न बताया गया इसके हाँ। लिए, कि आपको क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है ना, उसके 2 पार्ट हैं, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। आपका जो डाटा है, वो सारा सबकॉन्शियस माइंड में जाकर सेव हो जाता है। आप जब रात को सो जाते हैं, तो वो सपने के रूप में आपको दिखता है। आपकी बॉडी सो रही है, आपका ब्रेन काम कर रहा है, तो धीरे-धीरे आपके दाँत मूव करना शुरू कर देते हैं। कैसे में आप कट कट करते हाँ, हैं तो आपको एक फिर और एक टाइम में हैबिट बन आपका जाती है। जॉब पे भी फिर लोड इसीलिए हाँ, तो आपकी पड़ता है। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। आप जब हुँ, सुबह उठते हैं, आपको फ्रेशनेस फील नहीं होती। क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत पुअर हो जाती है उस चक्कर में आपकी। दूसरा कैफीन इनटेक वगैरह, आजकल हम सभी लोग बहुत ज़्यादा कैफीन भी लेते इसमें हैं, आप तो डेंटिस्ट के पास जाएँगे, उस वजह से भी होता है। डेंटिस्ट आपको स्प्रिंट दे देगा, नाइट गार्ड दे देगा, काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें, ताकि आप इस प्रॉब्लम को रोक सकें। और दाँत कट करने से कुछ टाइम बाद आपके दाँत फ्रैक्चर भी तो हो जाएँगे। हम्म। हुँ, ओवरलोड हो रहा है ना आपके दाँत, जितना लोड उनको बियर करना, उससे ज़्यादा लोड उनको मिल रहा है, तो कुछ टाइम उनमें फ्रैक्चर हो जाएगा। ये सही बात कही आपने। एक क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना था, मतलब आज की यूथ के लिए भी, और सिर्फ़ आपका मुँह आपकी ओरल हेल्थ के लिए नहीं, आपकी फेशियल फीचर्स पे भी बहुत इम्पैक्ट डालता है। सो इसी से रिलेटेड म्यूइंग के बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं, या फिर आपके जो दाँतों के अलाइनमेंट्स हैं वो आपके फेशियल फीचर्स को कैसे चेंज करें? कुछ लोगों की जो बचपन में दाँतों की अलाइनमेंट थोड़ी बिगड़ जाती है, फिर आगे चल के उनका फेस बहुत ही अजीब हो जाता है और उन्हें रियलाइज़ होता है कि यार ये तो मेरे दाँतों ये की वजह से। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। क्या होता है कि जैसे आपके जो दाँत हैं, हुँ, वही आपका जो मूवमेंट है दाँत, जॉ का मूवमेंट, उसे कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके ऊपर के दाँत थोड़े से पीछे की तरफ प्लेस्ड थे, तो नीचे का जो जॉ कभी ग्रो ही नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी नीचे ग्रो आने की कोशिश करता था, तो ऊपर के दाँत उसको रोक देते थे। तो उसकी वजह से आपकी जो बाद में प्रोफाइल है, वो कॉनकेव प्रोफाइल होगी। कॉनकेव मतलब आपका ये हिस्सा बाहर लगता है, ये हिस्सा अंदर लगता है। या फिर नीचे के दाँत आपके थोड़ा आगे निकल गए, क्रॉस वाइड बोलते हैं इसको। क्रॉस वाइड में क्या होता है कि नॉर्मली ऊपर के दाँत बाहर होते हैं, नीचे के दाँत अंदर होते हैं। क्रॉस वाइड में उल्टा हो जाता है, ये अंदर चले जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो जब ये बाहर आ गया, तो जो नीचे का जो है वो बढ़ता गया, वो ज़्यादा ग्रो कर गया, ऊपर जो कम ग्रो कर पाया, तो आपकी प्रोफाइल कॉनकेव हो जाएगी। तो जो आपकी इंटरफेरेंस है आपकी ग्रोइंग एज में, जब आप ग्रो कर रहे हैं, जो डेंटल इंटरफेरेंस है, अगर आप हुँ, उनको रिमूव कर देते हैं उसी टाइम पे, तो आपकी जो ग्रोथ है अपर जॉ की, लोअर बोन की, अपर बोन की, चिक बोन की, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगा, तो ये फ्रीली ग्रो कर पाएंगे। तो ये तो आप फैसला नहीं कर सकते इस चीज़ से, क्योंकि हुँ, आपको इस चीज़ नॉलेज नहीं है। हुँ, आपको डेंटिस्ट को अपने जो बच्चे को लेके जाना चाहिए, वो बताएगा कि यहाँ पे इंटरफेरेंस आ रहा है, यहाँ क्रॉस बाइट आ रही है। कई बार क्या होता है कि हमारे पीछे के जॉ में बाइट में चेंज आ जाता है, तो उसकी वजह से हम एक ही साइड बाइट करते रहते हैं, तो इस साइड से डेवलपमेंट नहीं हो पाता उस साइड से टीथ का। तो कुछ टाइम बाद जब इधर हमें पेन आता है, तो हम इधर से खाना नहीं खा पा रहे होते हैं, या हम दाँत को बार-बार अलग-अलग पोज़ीशन बंद करते हैं। कभी इधर से खाते हैं तो इधर से इधर मुँह करके बंद करते हैं, इधर खाने के लिए इधर से मुँह करके बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा हुँ। जो जो ग्रोथ है थ्री डायमेंशनली, वो डिस्टर्ब हो गई कहीं से। तो इसको आप ग्रोइंग एज से पहले ही रोक सकते हैं ना। एक बार ग्रोथ कंप्लीट होगी, फिर तो आप उसे चेंज ही नहीं कर पाओगे। ओके, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे, लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप दोनों की लाइफ में कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग केस जो आप बताना चाहें, हाँ, ऐसे जो बहुत कि सारे आपको लगा केस कि हैं। एक केस मुझे आज भी याद है। एक माताजी थी, हुँ, वो हमारे यहाँ काम करती थी, उनकी बेटी थी। हुँ, तो उसके दाँत बहुत टेढ़े-मेढ़े थे, उसका फेशियल प्रोफाइल बड़ा बैड आता था। तो वो कहती थी जब भी हम लड़के को देखने जाते हैं, तो मना कर देते हैं, ये ज़्यादा अमाउंट का पैसा माँगते हैं। हुँ, और तो मैंने उनसे कहा, माताजी कोई नहीं, मैं आपका इलाज फ्री में कर दूँगा। ये मेरे लिए तो मेरी स्पेशलिटी है, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो मैंने उनका इलाज किया था, 1 साल उस बच्ची का इलाज चला था। बाद में फिर उसकी शादी-वादी हो गई थी अच्छे से। तो मुझे याद है, वो एक बार 1 किलो आम लेके आई थी मेरे लिए। उन्होंने कहा था, बेटा मैं इतना ही अफ़ोर्ड कर सकती हूँ। मैंने कहा, अरे माताजी मेरे लिए बहुत है। तो ये छोटे-छोटे मूवमेंट होते हैं। अब देखिए, उसकी बच्ची की लाइफ़ का सवाल हुँ, था, क्योंकि आपकी जो स्माइल है, वो आपके चेहरे पे बड़ा प्यारा लुक देती है। अगर आपकी स्माइल खराब है, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। कॉन्फिडेंस भी कम हो कॉन्फिडेंस पड़ जाता जाता है। आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, आपको पता है आप स्माइल करेंगे, आपकी दाँत खराब दिखेंगे, तो आप अवॉइड करने लगते हो। आप फ़ोटो में स्माइल नहीं करते कई बार लोग। है। मुझे आज भी याद है, मेरे पेशेंट थे, सरदार जी थे, तो वो कभी स्माइल नहीं करते थे, क्योंकि जब वो स्माइल करते थे, उनके दाँत बहुत टेढ़े-मेढ़े दिखते थे। हुँ, तो जब वो उन्होंने अपना ब्रेसेस का इलाज कराया मुझसे, और जब उनकी स्माइल परफेक्ट हो गई, तो उन्होंने पहला फ़ोटो खींचा, सेल्फी ली, मुझे व्हाट्सएप किया, "अरे डॉक्टर साहब, ये मेरी पहली फ़ोटो है विद टीथ।" क्योंकि मेरे दाँत इतने गंदे थे, मैं कभी स्माइल करता ही नहीं था। हुँ। तो ये छोटा इंसिडेंट है।
नहीं, ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब दांतों की अलाइनमेंट खराब होती है तो स्माइल करने में। और थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती समय यहाँ पे देने के लिए शो में, और आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये सारी चीज़ें जान करके, जिससे आप अपनी ओरल हेल्थ को, अपनी स्माइल को और अपने फेस को अच्छा बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे एक और शो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।